वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सॉरी यार, वीडियो थोड़ी देर से आ रही होगी। मैं बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी लेट से कर देते हैं। तो आई एम सॉरी गाइस। तो मैं चलो आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए बर्बाद करता हूँ, अपनी कंडीशन वगैरह के बारे में बताऊंगा, तुम वैसे बोर हो जाओगे। तो अब हमारी डे 4 की वीडियो किस पे बेस्ड होंगी? नेटवर्किंग डीप डाइव एंड फाइल सिक्योरिटी पे। हम नेटवर्किंग को थोड़ा डीप लेके जाएंगे और फाइल सिक्योरिटी में। एक्चुअली इस पीडीएफ में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ऐड करने थे, बट कर नहीं पाया। तो वो टॉपिक्स शायद मैं आपको इसी वीडियो में नोट पैड में टेक्स्ट बना के तुम्हें भेज दूंगा, और मैं इसमें समझा भी दूंगा, और वो फाइल्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको शायद मिल जाएं, अगर टाइम हुआ तो। अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं डे 5 की वीडियो के साथ इसे करूँगा। तो चलो हम बढ़ते हैं। अब डे 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हैकर का माइंडसेट कैसा होता है, टाइप्स ऑफ हैकर कैसे होते हैं, और हमने थोड़े नेटवर्क के फंडामेंटल्स पढ़े थे, जैसे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप इस वीडियो के कमेंट में मेरे को भेज देना, मैं उसके लिए सेपरेट से वीडियो बना लूँगा, अगर आप चाहते हो कि कोर्स में कोई दिक्कत ना आए आपको। तो पहले बताओ भाई, मैं पहले बोलता हूँ, डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाउट नहीं क्लियर करोगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो चलो अब आगे चलते हैं हम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस पे हैं, हम पहले पढ़ेंगे कि हम नेटवर्किंग के थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पोर्ट्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और थोड़े फंडामेंटल्स जैसे सिस्टम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बहुत बताने वाला हूँ। फिर हम की वर्नेबिलिटीज एंड हैकिंग के फेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हैकिंग के 5 फेसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गाइस। और थोड़ी वर्नेबिलिटीज के बारे में, जो कॉमन वर्नेबिलिटीज हो सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, जिससे हमें अपने सिस्टम को बचा बचा के रखना चाहिए। तो और फिर मैं आपको बताऊंगा फाइल सिक्योरिटी स्किल्स का। मैंने आपको बोला था ना गाइस, हर एक वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल जरूर होगा, तो आज का प्रैक्टिकल होगा कि हाउ टू सिक्योर अ फाइल। ये तो नीचे आप देख रहे हो कि प्रैक्टिकल परमिशन ओनरशिप एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स। ये तो मैं आपको अभी नहीं कराने वाला, बिकॉज कि अगर इन्हें कराने के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा, और डे 5 में मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके बाद कहीं वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। अगर मैंने आपको ये चीज़ें अभी समझाई तो बात ये है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ नॉर्मल से फाइल को जिप विद पासवर्ड्स कैसे करते हैं, मैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई बच्चों को शायद ना पता हो कि जिप फाइल को पासवर्ड फाइल मतलब पासवर्ड से सिक्योर कैसे किया जाता है। कई लोग कई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, बट कई लोग अगर नहीं कर पाते तो उनके लिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्स का और प्रोटोकॉल्स का, ये दो का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। पोर्ट्स क्या होते हैं? एक वर्चुअल कनेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से नेटवर्क हमारा ट्रैफिक आता है और जाता है, ठीक है। वैसे अब डेफिनेशन से समझा देता हूँ मैं आपको। पोर्ट आर द वर्चुअल कनेक्शन पॉइंट्स वेयर नेटवर्क ट्रैफिक एंटर्स एंड एग्जिट अ डिवाइस। आपको अब ये नीचे देख रहे होंगे, जैसे एच टी टी पी लिखा हुआ है, एच टी टी पी एस लिखा हुआ है, एफ टी पी लिखा हुआ है, एंड एस एस एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें अब फ़र्क क्या है, ठीक है। पोर्ट्स तो होते हैं, पोर्ट्स का होता है कि जैसे क्लाइंट है, यह क्लाइंट लिखा है ना, ये सर्वर लिखा है। अब क्लाइंट को सर्वर से कॉन्टैक्ट करना है, तो वो किसी पोर्ट के थ्रू ही करेगा। एंड टू पॉइंट पोर्ट को हम कहते हैं एंड टू एंड पॉइंट्स, जहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी सिस्टम से, ठीक है। तो अब ये पोर्ट पोर्ट अलग अलग नंबर्स में क्यों आते हैं? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि पोर्ट अलग अलग नंबर से क्यों आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि गाइज, अगर आपको अगर आपके पास समझ लो कि एक बंदे को मैसेज करने के लिए आपके पास 1000 बंदे और एक बंदे को ही मैसेज करना है, तो एक पोर्ट से तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक पोर्ट पे होगा तो फिर दूसरे को वेट करना पड़ेगा, तीसरे को वेट करना पड़ेगा। तो पोर्ट्स कई टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हमने वेब ब्राउजिंग के लिए पोर्ट्स यूज़ करने, तो हम एच टी टी पी यूज़ करते हैं, एच टी पी पी एस यूज़ करते हैं, ये दो पोर्ट यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी को फाइल भेजनी है, ठीक है, क्लाइंट टू क्लाइंट फाइल भेजनी है, तो हम फाइल ट्रांसफर एफ टी पी यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर 21 यूज़ करते हैं। पोर्ट नंबर 20 और 21 दोनों एफ टी पी के ही होते हैं। 20 पर हमें उस तरह से यूज़ करते हैं जिस तरह की आप समझ लो कि इनकी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो शायद आप इनको समझ गए होंगे, बट मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो एक एथिकल हैकर को हमेशा याद रखने पड़ते हैं। अगर आप इन पोर्ट्स को याद नहीं रखोगे तो एथिकल हैकिंग में आपको आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, आपको साथ में मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके गाइस, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़े पोर्ट्स बता देता हूँ। ये चार तो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। बट इनके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको भी नोटपैड में लिख के ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में तो मिल जाएगा, पर नोटपैड में लिख के अभी बता ही देता हूँ आपको मैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देने जाता हूँ, मैंने आपको बताया ना कि एफटीपी के 2 पोर्ट्स हैं। इसका पोर्ट नंबर 20 भी है और पोर्ट नंबर 21 भी है। बट इन दोनों में आपको मैं फ़र्क थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो एफटीपी का पोर्ट है ना, एफटीपी का पोर्ट है एक जो 21 पोर्ट है, ये एफटीपी कंट्रोल पोर्ट कहते हैं इसको। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? और इसका जो सेकंड पोर्ट है वो एफटीपी डाटा का पोर्ट है। कंट्रोल और डाटा में फ़र्क ये है कि जैसे हम जहाँ फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, अगर एफ़टीपी डाटा मतलब अगर हम किसी को कोई फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन ड्यू टू एफ़टीपी पोर्ट से, अगर पोर्ट नंबर 20 से हम सेंड कर रहे हैं ना, तो वो 21 से रिसीव होती है। आई मीन जो 21 होता है ना, 21 कनेक्शन बिल्ड करता है और जो 20 होता है वो सेंड एंड रिसीव का काम करता है। क्योंकि इस पोर्ट में क्या होता है कि एक पोर्ट नहीं पूरी तरह से संभाल नहीं पाता। डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए पोर्ट की नीड ज़रूरी हो जाती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है थोड़ा-सा। मैं अब आप नोटपैड खोलता हूँ और उसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट कोट्स बता देता हूँ जो एक एथिकल हैकर के लिए याद करना मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब मैं पोर्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता दूँ चारों की, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको शायद बताया था तब भी। ठीक है, वेब ब्राउज़िंग के लिए यूज़ होता है, सिक्योर ब्राउज़िंग के लिए एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने अभी बताया। और एसएसएच है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल भी हम सीधा इसको कह सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं जाना। वैसे एसएसएच का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट इसका मतलब इसमें जो हमें वल्नरेबिलिटीज़ नहीं मिलती शेल प्रोटोकॉल में। बट अगर इसकी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए ना गाइज़, तो तुम्हारी लाइफ जिंगालाला हो जाती है। चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब मैं नोटपैड खोलने जा रहा हूँ और नोटपैड में हम मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा लिख के कि थोड़े इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आपको बता दें, ये हैकर के लिए इम्पोर्टेंट पोर्ट्स क्या कौन-कौन से होते हैं। तो चलो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैकर्स मस्ट नो। तो चलो करते हैं अब मैं आपको पहला पोर्ट बताता हूँ। जो उसमें पोर्ट लिखे हैं ना, क्या कहते हैं फाइल में, मैं वो पोर्ट्स नहीं बताने वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप खुद नोट कर लेना। मैं सिर्फ अलग से पोर्ट्स बता रहा हूँ, जो उसमें नहीं लिखे वो मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे एफटीपी का 21 20 लिखा, वो तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले बताता हूँ एफटीपी का। रुको वेट, आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं, टेबल टाइप बना देते हैं ना, पोर्ट और प्रोटोकॉल। चलते हैं। अब पहला पोर्ट नंबर है 21, ठीक है? और ये पोर्ट है एफटीपी कंट्रोल का। ओके गाइस, अब हम सेकंड, मैं पहले सारे पोर्ट लिख देता हूँ। थोड़ी देर वीडियो में पॉज करके मैं पहले पूरे पोर्ट्स लिख रहा हूँ और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे आपको सारे पोर्ट्स मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो ओके गाइस, सॉरी फॉर आपको मैंने थोड़ा सा वेट करा दिया। तो ये मैंने 4 पोर्ट्स, इसमें मैंने एसएसएच इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एसएसएच एक बहुत सिक्योर प्रोटोकॉल है। उसको अगर कोई यूज़ करता है ना, तो उसपे अटैक्स पॉसिबल, मतलब फिशिंग वगैरह ही होंगे या ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल होते हैं, दूसरे अटैक्स पॉसिबल बहुत मुश्किल होते हैं। तब मैं आपको अब एफटीपी का समझाता हूँ। एफटीपी कंट्रोल क्या करता है, जो हमारा एफटीपी कंट्रोल है वो जो मैंने आपको बताया था, मैनेज करता है कमांड्स और कनेक्शंस को। जो हम मैसेज एफटीपी डाटा ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम डाटा किसी को सेंड करते हैं। बट यहाँ पे एक गड़बड़ आती है गाइस। तो गड़बड़ क्या आती है मैं आपको अभी समझाता हूँ सिंपल वे में। जो हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करता है, वो किसी को भी डाटा सेंड करेगा ना, वो प्लेन टेक्स्ट में करेगा। जैसे एचटीटीपी और एचटीटीपी एस एस में इसमें सिक्योर हो जाता है ना, उसी तरह जो होता है ना, जैसे ये एफटीपी है, तो हम एफटीपी का यूज़ तो करते हैं, ठीक है? हम ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम करते हैं। हम किसी को कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं ना, जो हमें मतलब ऐसा लगे कि हाँ, ज़्यादा ज़रूरत सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप एफटीपी का प्रोटो ये मैंने जो प्रोटोकॉल सीखे हैं, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं। ये मतलब अ, जो ये इनके पोर्ट्स नंबर है ना, ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल है कि जो पोर्ट्स ओपन रहते हैं ज़्यादातर हर एक वेब सर्वर में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो नॉर्मल से पोर्ट्स हैं, ये हर वेब सर्वर्स में अवेलेबल ज़्यादातर रहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हैकर्स जो करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम पहले ही चेक करते हैं कि किसके पोर्ट्स ओपन हैं या क्लोज़ हैं। ठीक है? अगर किसी का पोर्ट ओपन होता है, हम उस पोर्ट के अंदर उसकी वल्नरेबिलिटी ढूँढते हैं, उसकी कमियाँ ढूँढते हैं और कमियाँ ढूँढने के बाद हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एफ़टीपी कंट्रोल क्या करता है? एफ़टीपी कंट्रोल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारा एफ़टीपी डाटा होगा ना, ये हमें सेंड और रिसीव करने में ये डाटा सेंड करता है और रिसीव करता है। ये कंट्रोल होता है, ये हमारे उस कनेक्शन को मेंटेन रखता है और कनेक्शन को कंट्रोल में रखता है। ठीक है? ये उस कनेक्शन को कंट्रोल करता है। अब हमारा 23 जो पोर्ट है वो आ गया हमारा टेलनेट का। अब कई बंदे सोच रहे होंगे कि टेलनेट मैंने क्यों बताया? टेलनेट यूज़ करता है, क्या कहते हैं, हमें रिमोट लॉगिन्स करने के लिए। टेलनेट काफ़ी जगह यूज़ भी होता है। ये जो मैंने आपको सिर्फ रखे हैं ना, ये सिर्फ एक वीक पोर्ट्स हैं जो हर किसी के नॉर्मली में ऑन होते हैं। ठीक है? ये अनएन्क्रिप्टेड होता है पहली बात तो। जो टेलनेट का ये पोर्ट होता है ना, इसकी जगह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें कौन से पोर्ट्स यूज़ करने चाहिए। अगर आपको एक सेफ डोमेन हैकर की बनानी है ना, अपने सिस्टम को सेफ रखना है, तो आप किन-किन पोर्ट्स को अवेलेबल रखोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? ये रिमोट लॉगिन्स के लिए यूज़ होता है और ये अगर अगला पोर्ट जो है हमारा 25 एसएमटीपी, ये हमारा यूज़ होता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए। फिर हमारा डीएनएस सर्वर आ गया, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका मैंने आपको प्रोसेस पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो हमारे आईपी तक पहुँचाने में हमारा हेल्प करता है। इसका पोर्ट नंबर 53 होता है, 53 से जाता है, आईपी सेंड करता है। और अब हमारा आ जाता है फिर उसके बाद पोर्ट 110 पीओपी 3, इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है? मैंने इनकी फुल फॉर्म लिखी है, फाइल आपको मिल जाएगी गाइस, तो टेंशन मत लेना, फाइल आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, और अगर ईमेल उसको नहीं मिलती, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल उसको नहीं मिलती, उसकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचती, तो ये दोबारा उसकी डेस्टिनेशन पे ईमेल भेज देता है। मतलब ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, ये जो ईमेल ये स्पेसिफ़ाई करता है कि ईमेल अपनी सही डेस्टिनेशन पे ही पहुँचे, कहीं आगे-पीछे ना पहुँचे, ठीक है? फिर आ गया हमारा 143 पोर्ट नंबर पे आईएमएपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक एडवांस ईमेल का प्रोटोकॉल है, ईमेल पहुंचाने के लिए एडवांस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा पीओपी 3 है वो भी थोड़ा वर्नेबल है, तो हम उससे उस वर्नेबिलिटी को थोड़ा दूर करने के लिए हम इस पोर्ट का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सिक्योर पोर्ट है, पीओपी से कंपैरिजन में ये थोड़ा सा सिक्योर है। अब आ जाता है एचटीटीपी। हमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम जैसे ये मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला अपने सिस्टम पे, ठीक है? जस्ट वेट गाइस, ये मैंने क्रोम ब्राउज़र आपके सामने खोला है। अगर मैं इसमें कुछ भी सर्च करता हूँ ना, जैसे भी मैं सर्च करूँगा google.com, एंटर किया। जस्ट वेट, मैंने शायद नेटवर्क कनेक्शन नहीं रखा, तो वेट मैं नेटवर्क कनेक्शन पहले रख लेता हूँ इसके सिस्टम का और फिर हम आगे करते हैं। ओके, फाइन। तो जैसे हमने स्टार्ट किया google.com, तो हमारा अब सर्च हो रहा है और ये हमारा google.com खुल गया। ठीक है? अब जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, अगर मोबाइल फ़ोन्स में होता मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता, पर चलो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे कोई भी किसी को भी सर्च कर लो, जैसे आप गामा एआई सर्च कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे आगे देखो ऊपर लिखा है https गामा डॉट ऐप। अगर यहाँ पे https लिखा है, इसका मतलब है ये साइट सिक्योर है। अगर आप इस पे कोई भी डाटा शेयर कर रहे हो ना, तो वो एन्क्रिप्टेड वे में जा रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे एचटीटीपी अकेला लिखा होता तो वो मतलब प्लेन टेक्स्ट में जाता और उसे कोई भी हैकर आराम से हैक कर लेता। समझते हो? एचटीटीपीएस और एचटीटीपी का यही मतलब है। गूगल के अंदर भी एचटीटीपीएस आता है, बट इसमें पता नहीं शो नहीं हो रहा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में सर्च करोगे ना अपने फ़ोन में, फ़ोन डिवाइसेज़ में, तो आएगा। जैसे ये भी है एचटीटीपीएस। जहाँ एचटीटीपीएस आता है ना, वो सिक्योर साइट होती है। जैसे ये मेरा टिक बजा, ये हमारे विंडो डिफेंडर ने डिटेक्ट कर लिया है, ये साइट सिक्योर है। देखो यहाँ पे है ना, लिंक इज सेफ। ये विंडो डिफेंडर का सिस्टम है, तो उसने देख लिया साइट सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसमें एचटीटीपीएस लगा हुआ है, एसएसएल सिक्योरिटी लगी हुई है। तो मैं इसे बंद करता हूँ और हम नोटपैड में आते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बताना चाहता हूँ।
शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उसके कारण, तो मैं उसके लिए माफ़ी ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ पर लंबी हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एफ़टीपी के प्रोटोकॉल्स हैं, ये कोई भी प्रोटोकॉल्स हैं, इनको मतलब इनकी कमियाँ क्या हैं, इन पे क्या पॉसिबल अटैक्स किए जा सकते हैं। जो ये एफ़टीपी प्रोटोकॉल है ना, इसमें चक्कर ये पड़ता है कि ये प्लेन टेक्स्ट में डाटा सेंड करता है, और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का मैंने आपको पिछली आई थिंक डे 1 या डे 2 की वीडियो में मैंने आपको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, पर फिर से मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट जैसे होता है, अ, ये वाली फाइल मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि इतना तो आपको प्लेन टेक्स्ट समझो मैंने हाई लिखा है, और अब इसको साइफर टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करेगा, हाई का कुछ और ही बना देगा, एक केओ बना दिया। जैसे मतलब एन्क्रिप्ट हो गया ना, अगर हमें इसे डिक्रिप्ट करने के बाद फिर से ये हाई बन जाएगा। तो ये जो केओ बना है ये साइफर में बन गया, और ये जो बना है ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। उसी तरह जो ये था क्या कहते हैं जो ये प्रोटोकॉल्स का सिस्टम है, ये प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, और अगर हम इसी का मतलब अल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए अगर हम मैं आपको ये बताऊँ, अगर हम एफ़टीपी सर्वर को यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी हैकर अगर हम पे अटैक करता है एफ़टीपी सर्वर के थ्रू, अगर हमारा पोर्ट ओपन मिल जाता है, ठीक है? तो वो हम पे अटैक करके हमारा रिमोट एक्सेस तक ले सकता है। अनऑथराइज़्ड फ़ाइल हमें डाल सकता है, और हमारे जो सर्वर है या हमारा कोई भी सिस्टम है, उसमें एनोनिमस अपलोड कर सकता है, कुछ भी गलत डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी गलत इश्यू डाल सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम डीप डाइव में मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल करके, पर इस वीडियो में नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमें वो नहीं करनी है। अब मैं टेलनेट के बारे में बताता हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ पहले बता ही देता हूँ, जो हमारा ये एफ़टीपी प्रोटोकॉल है ना, हम इसकी जगह एक सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है? अल्टरनेटिव है इसका जो उसको हम कहते हैं एफ़टीपी अ, सॉरी एसएफ़टीपी, या उसको हम कह सकते हैं एफ़टीपी एस। हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं एफ़टीपी से बचने के लिए, बट इसका प्रोटोकॉल सिर्फ़ हाई लेवल की कंपनीज़ ही करती हैं। ज़्यादातर तो एफ़टीपी का यूज़ करते हैं, बिकॉज़ एफ़टीपी ईज़ी है, तो ईज़ी टू यूज़ है। इसके लिए हमें सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, हमें इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है इस प्रोटोकॉल में, क्योंकि इस प्रोटोकॉल में हम फ़ायरवॉल लगा के तो हम सिर्फ़ सिक्योर कनेक्शंस ही लेते हैं, एन्क्रिप्टेड कनेक्शंस रखते हैं। तो इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, ठीक है? और एफ़टीपी में पॉसिबल अटैक्स कौन से हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एनोनिमस अपलोड पॉसिबल है, एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है, ठीक है? रिमोट एक्सेस हम ले सकते हैं। अब टेलनेट की बारी आती है, तो टेलनेट में हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट में हम पॉसिबल अटैक्स कर सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है? चलो मैं इसमें बता ही देता हूँ थोड़ा-सा आपको। बस वीडियो में याद रख लेना, ये मत ग्रुप में फ़ाइल देख के कन्फ्यूज़ मत होना। अ, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूँ, एमआईटीएम, मैन इन द मिडल अटैक किया जा सकता है इसमें, ठीक है? और हम इसमें कर सकते हैं ब्रूट फ़ोर्स अटैक भी कर सकते हैं हम इसमें, है ना? क्योंकि टेलनेट का चक्कर क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। टेलनेट इतना सिक्योर नहीं होता, टेलनेट की जगह हम एसएसएच यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे 22 प्रोटोकॉल में बताया। 22 पोर्ट नंबर में मैंने आपको बताया था। जो एसएसएच का 22 पोर्ट नंबर है, हम टेलनेट की जगह उसे यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। बट अगर कोई भी टेलनेट यूज़ कर रहा है, तो उसपे कौन-कौन से अटैक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ, ठीक है? आप इसमें स्निफिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन ही नहीं होती भाई, टेलनेट में एन्क्रिप्शन नहीं होती। आप इसमें ब्रूट फ़ोर्स अटैक भी कर सकते हो, ठीक है? ब्रूट फ़ोर्स के बाद आप स्निफिंग भी कर सकते हो। स्निफिंग एंड ये सब मैंने आपको पिछले डे 2 की वीडियोज़ में समझाई है, तो आपको समझाने की अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आप इसमें एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हो, ठीक है गाइस? तो याद रखना। अब आ गया ब्रूट फ़ोर्स। तो चलो अब हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे जाएँगे। ये हमें मेल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है? एफ़टीपी से थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल है, क्योंकि एफ़टीपी प्रोटोकॉल फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था ना, तो हम उसको यूज़ करते थे फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, बट इसको हम ईमेल्स में यूज़ करते हैं। ये थोड़ा एडवांस प्रोटोकॉल है, बट हाँ, इसमें भी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कहते हैं अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं, हैकर्स यूज़ कर सकते हैं, हमें हैक करने के लिए। जैसे इसमें पॉसिबल अटैक्स हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम पॉसिबल अटैक्स कर सकते हैं
फिशिंग अटैक्स। ठीक है, पॉसिबल अटैक्स इसकी तरह हम फिशिंग कर सकते हैं, बट आपको ये याद करना है कि इसका यूज़ ज़्यादातर अगर किसी का ये पोर्ट ओपन है, हम उस पे फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। हम उस पे क्या कर सकते हैं, ओपन रिले अब्यूज़। ठीक है, ओपन रिले अब्यूज़ का मतलब कुछ भी नहीं होता, बस स्पैमिंग होता है। इसमें झूठा दावा करना कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। फिशिंग अटैक में होता है कि आपको वहाँ पे एक लॉगिन पेज बन जाता है, आपको लॉगिन करने पड़ता है। बट स्पैमिंग में क्या होता है, आप लिंक क्लिक करोगे और आपका सत्यानाश हो गया। ठीक है गाइस, हम इसमें ईमेल स्पूफिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ईमेल स्पूफिंग, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम में हम कम से कम काफ़ी 4 टाइप के टैग्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आपको 2 टाइप्स के बताता हूँ जो आपके आराम से समझ में आने वाले हैं, क्योंकि अगर बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो तो एडवांस एडवांस कोर्स में मैं एक्सप्लेन सब करूँगा ही करूँगा, बट अब यहाँ पे कर देता हूँ। हम डोमेन नेम सिस्टम किस लिए होता है कि हमें आईपी तक पहुँचाने के लिए, हमें आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और हमें जिस चीज़ की ये आईपी प्रोवाइड करता है, ठीक है? हम उस सर्वर पे इसके थ्रू अटैक कर सकते हैं। अगर उसका 53 पोर्ट नंबर ओपन है, तो हम उसके 53 के थ्रू हम अटैक कर सकते हैं सबसे पहले डीडोस, ठीक है? आपको मैंने बताया था ना डीडोस अटैक, जो मैंने आपको समझाया था। डीडोस अटैक कर सकते हैं हम इससे, और हम कर सकते हैं डीएनएस कैच पॉइजनिंग। बट आपको इसका असली मतलब समझ नहीं आएगा, तो हम ले लेते हैं, हम इस पे स्पूफिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम शो कर सकते हैं कि हम कोई और पर्सन है, या हम कोई और साइड साइड के बंदे हैं, तो हम वो चीज़ इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इससे हमें ऐसा होगा कि हम समझ लो कि अगर आप गूगल पे आप डीएनएस सर्वर के थ्रू जा रहे हो, गूगल.com लिखा है, उसकी आईपी तक आप पहुँच गए, ठीक है? अब उसके अंदर एक्सेस ले रहे हो, एक्सेस लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि मैं कोई और बंदा हूँ, आपको अपना असली चीज़ शो नहीं करनी, आपको शो करना है कि मैं कोई और बंदा हूँ, तो हम वो डीएनएस के थ्रू अटैक कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको ये लाइट-लाइट जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको अभी परफॉर्म करके तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी तो नहीं हो जाएगी। फर्दर वीडियोज़ में आपको अटैक्स का भी परफॉर्म करने में पूरी पूरी हेल्प मैं करने वाला हूँ गाइस। तो अब हम आ जाते हैं पीओपी 3 पे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का पोर्ट नंबर 110 अगर ओपन हो, ठीक है? एक्सप्लॉइटेशन उस पे की जा सकती है। सॉरी गाइस, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है और आपको भी बोरिंग लगेगा लेक्चर, तो 2 इंटू स्पीड पे आप देख लेना, तो आपको शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग लग जाए। हम इस पे एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, मेल बॉक्स टेकओवर। मेल बॉक्स टेकओवर। अब मेल बॉक्स टेकओवर का क्या मतलब है? मेल बॉक्स टेकओवर का मतलब है कि समझ लो कि आपने किसी को अपनी ईमेल से मैसेज भेजा, ठीक है? अब मैं आपकी ईमेल को स्पूफ करके, स्पूफिंग ही तो एक तरह की होती है कि मैं आपकी ईमेल का यूज़ करके आपके आपके उस ईमेल को टेक करके आपका डाटा अपनी तरफ ले रहा हूँ। अगर आपके समझ लो आप कंपनी के कोई हेड हो, ठीक है? और आपने किसी को कोई डाटा भेजा है, और उसी डाटा को अगर मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेल बॉक्स टेक ओवर होगा। उसी डाटा को मैंने पहले पढ़ लिया, फिर मैंने दूसरे यूज़र को उस डाटा को अपडेट करके भेजा, मतलब चेंज करके भेज दिया, जिससे आपको और आपकी कंपनी को नुकसान हुआ। तो वो मेल टेक ओवर है। वो पीओपी 3 के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर पीओपी 3 पोर्ट नंबर 110 अगर ओपन होगा, तो ओपन और क्लोज पोर्ट आप जब मैं लिनक्स के बाद एनमैप पढ़ाऊँगा ना आपको, तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब असली क्या था। अब 143 पोर्ट नंबर आ गया, आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस पे हम क्या कौन-कौन से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं? पहले तो हम इस पे एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, ठीक है? बट एक्सप्लॉइटेशन के भी इसमें वो है, क्या कहते हैं, लिमिट है। एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, बट इफ आईएमएपी सर्वर इज नॉट अपडेटेड। ये बात याद रखना, इज नॉट अपडेटेड।
अगर ये अपडेटेड नहीं होगा तो हम इसमें आराम से एक्सप्लॉइटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स अंदर के कंपोनेंट्स भी होते हैं, आईएमआईपी के आगे भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि अगर इसका वर्जन अपडेटेड ना हो, आजकल तो कंपनियां अपडेटेड रखती हैं, पर अपडेटेड के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, वर्नेबिलिटीज हमें हमें मिल जाती हैं बहुत आराम से, जिनसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और दूसरा हम कर सकते हैं ईमेल स्क्रैपिंग। अब ईमेल स्क्रैपिंग का क्या मतलब है कि हम लगातार रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थ्रू दिस। इसमें डोस अटैक भी शामिल हो जाता है, बट स्क्रैपिंग थोड़ा सा अलग चीज़ आ जाती है, तो मैं वो अभी इसमें नहीं इंक्लूड नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। वो स्क्रैपिंग आपको तब समझ में आएगा जब हम पाइथन का कोर्स करेंगे, पाइथन विद हैकर्स। उसमें एक लाइब्रेरी होगी स्क्रैपी नाम की, जब मैं आपको वो लाइब्रेरी सिखाऊंगा तब आपको ईमेल स्क्रैपिंग का मतलब समझ आ जाएगा। तो अभी इस पे इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ये वेब प्रोटोकॉल है ना, तो इसमें सारे वेब बेस्ड अटैक्स हम कर सकते हैं। हम इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं इसमें सीक्वल इंजेक्शन एंड एक्सरसाइज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और हम इसमें लोकल फाइल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, बट आपको वो समझ नहीं आएगा। बाकी के टैक्स मैं आपको रहने देता हूँ इसमें बताना, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बट मैं एक एक सिंपल सा अटैक बता देता हूँ। हम इसमें एक अटैक और करते हैं, डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक, डिक्शनरी अटैक एक ऐसा अटैक है जिसे हम मतलब समझ लो कि इसमें हम एक वर्ड लिस्ट बनाते हैं, ब्रूट फोर्स की तरह ही होता है। ब्रूट फोर्स में भी वर्ड लिस्ट बनती है, बट डिक्शनरी अटैक में अलग अलग वर्ड, मतलब तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो बड़ी बड़ी, उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक वर्ड लिस्ट अपने आप बन के तैयार हो जाती है, थ्रू एआई या थ्रू किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो। अब ये एचटीटीपीएस भी हो गया, इस पे भी हम सेम अटैक कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसके मुकाबले एचटीटीपीएस में हम कर सकते हैं एसएसएल, या वेट, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बड़े कर दूं, एसएसएल या टीएलएस मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स। हम ये अटैक्स इन इस पोर्ट नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये अटैक हो गया। हम दूसरा कर सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक, बट ये कंडीशन बेस्ड अटैक होते हैं। एचटीटीपीएस बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो इनमें अगर हम कोई भी अटैक करते हैं तो हर एक अटैक की एक कंडीशन होती है, ठीक है। हर एक अटैक की एक कंडीशन होती है, जैसे एमआईटीएम हम इसमें करेंगे, मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। बट इसमें अब मैं मैन इन द मिडल अटैक की एक कंडीशन बताता हूँ। इफ क्लाइंट, मैं आपको पहले समझाता हूँ। अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इनवैलिड क्राइटेरियाज को, आई मीन इनवैलिड क्राइटेरियाज का मतलब है अगर वो एक्सेप्ट करेगा इनवैलिड लॉगिन्स को, इनवैलिड कुछ भी लिंक्स को, ठीक है, जो अनसेफ होंगे, ठीक है, अनसेफ टीएलएस वर्जन। आई मीन कि जब आप एसएसएल या टीएलएस डालते हो, जैसे आप गूगल की एसएसएल सिक्योरिटी देख सकते हो। अगर आप गूगल एक्सेस करोगे ना, गूगल को हैक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर मैं बोल लूँ कि गूगल को हैक करना सिर्फ 10 मिनट का काम है, तो आप मानोगे? इट इज़ ईजी टू हैक गूगल, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू बी नॉट कैच्ड बाय गूगल दैट यू आर एक्सप्लॉइटिंग इट। समझ रहे हो? गूगल को हैक करना आसान है, बट उसके हैकर से खुद को बचाना आसान नहीं है। वो पूरा करना उसे मतलब असली हैकर बोलते हैं। अब इसमें एक होता है कि मैन इन द मिडल अटैक आप तब परफॉर्म कर सकते हो जब आपके पास जो उसका टीएलएस वर्जन होगा ना, तो वो लो होगा। टीएलएस और एसएसएल मतलब मैं आपको बताता हूँ। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दोनों ही एक तरह की सिक्योरिटी होती हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके साथ हम एचटीटीपीएस बना होता है, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों क्रिप्टोग्राफी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं हमें ईव्सड्रॉपिंग से भी, पास पासवर्ड हाईजैकिंग से भी, ठीक है। ये हमें एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर इनकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इनमें कुछ गड़बड़ी कर दी जाए, उनकी गड़बड़ी के अटैक्स कर दी जाए, तो उनसे हम इनका डाटा आराम से हाथ में ले सकते हैं। और मैन इन द मिडल अटैक हम तभी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं अगर जो हमारा क्लाइंट है वो एक्सेप्ट करता है
इनवैलिड क्राइटेरियाज को, या इनवैलिड क्राइटेरियाज को तो मैं रहने देता हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ इफ क्लाइंट यूज अनसेफ टीएलएस वर्जन। इनवैलिड क्राइटेरियाज को अभी आप छोड़ो, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आएगा। टीएलएस, इसकी मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। मैं चाहता मैं ये पहले का लिख के रख लेता, बट आपको समझाने के लिए रखना पड़ता है ना। ठीक है, अनसेफ टीएलएस वर्जन, तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनकी जगह दूसरे प्रोटोकॉल्स कैसे यूज़ होते हैं। टी हम टेलनेट की जगह यूज़ करते हैं। मैं आपको यही थोड़ा सा लिख देता हूँ। आपने अगर ये वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ये फाइल समझ आ जाएगी। एसएसएच का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और हम पीओपी 3 की जगह हम पता क्या यूज़ करते हैं, हम इसके अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। जैसे पीओपी 3 है ना, इसके आगे हम एस लगा देते हैं, पीओपी 3 एस। इसको सिक्योर कर देते हैं ना क्रिप्टोग्राफी से। जैसे हम इसकी जगह यूज़ कर देते हैं पीओपी 3 और हमने एस लगा दिया, ऐसे ये सिक्योर हो गया, इसमें क्रिप्टोग्राफी लग गई। और ऐसा ही आईएमएपी में है, आईएमएपी एस लगा देते हैं जब हम आईएमएपी हमारा सिक्योर नहीं रहता इन चीज़ों से। अगर वो क्या कहते हैं, सर्वर इज नॉट अपडेटेड हो, अगर वैसा हो, तो अगर हम ये भी प्रोटोकॉल में अगर हमें वर्नेबिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है, अगर ये हमारा सर्वर होता है, अगर हम इसमें इंक्रिप्शन लगा देते हैं, अगर हम इंक्रिप्शन हर एक प्रोटोकॉल के साथ लगा देना, तो हैकर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन्हें हैक करना। बट इनके अल्टरनेटिव्स में हमने वो लगाई है, क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन लगाई है। एफटीटीपी डाटा हम यहाँ पे देख रहे हैं ना। अब आप कईयों को जब आप एनमैप का यूज़ करोगे, जब मैं आप लिनक्स के बाद आपको एनमैप कराऊंगा, तो एनमैप में जब आप स्कैनिंग परफॉर्म करोगे, स्कैनिंग में आप देखोगे कि आप जब भी कोई ओपन या क्लोज पोर्ट को देख रहे हो, तो उसमें एफ टी पी एस भी आएगा, एच टी टी पी भी आएगा, एच टी टी पी एस। ठीक है, सॉरी गाइस, बोलने में थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर क्योंकि मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है, मैं अभी भी ठीक पूरी तरह नहीं हुआ, पर आपके लिए जो प्रॉमिस किया मैं वीडियो बनाऊंगा तो बना रहा हूँ। बस इतना याद रखना है, इनके साथ अगर एस आ जाए ना। अब टेलनेट सिक्योर नहीं होता, टेलनेट में इंक्रिप्शन नहीं लगी होती, तो हम एसएसएच यूज़ करते हैं, जो ऑथेंटिकेशन के लिए इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे मतलब जो आपको आराम से समझ आ जाए, एसएसएच पे हम कौन से अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। एसएसएच में हम कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आएगा। ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है, एक ब्रूट फोर्स अटैक हम कर सकते हैं, एक फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन, तब परफॉर्म कर सकते हैं। चलो मैं अभी ये दो ही रखता हूँ। हम इस पे एक्सप्लॉइटेशन तब परफॉर्म कर सकते हैं जब हम जब हम ये जानते हो कि एसएसएल जो सर्वर है उसका वर्जन लो है। अगर उसका वर्जन पुराना हुआ, तो हम उस पे एक्सप्लॉइटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो उसकी वर्नेबिलिटीज़ फिर मिल जाती है ना आराम से, क्योंकि अगर जैसे विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, अगर इसका कोई भी नया अपडेट आता है ना, जैसे हम विंडो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, अगर इसका कोई भी अपडेट आता है, तो वो अपडेट आने से पहले उसकी वेबसाइट पे उसकी वर्नेबिलिटीज़ आती हैं, कि इसकी ये वर्नेबिलिटी के कारण हमने इसे अपडेट किया है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हम अपना अपना ये सब अपडेट क्यों कर रहे हैं, तो हमें वर्नेबिलिटी उसकी पता नहीं होगी कि क्या कमी थी, तो हम थोड़ी अपडेट करेंगे। तो हमें ये विंडो बताता है कि ये वर्नेबिलिटी है, इससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि आप इसे अपडेट करो। ठीक है गाइस, तो हमारा पोर्ट्स का और प्रोटोकॉल्स का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अब हम कॉमन नेटवर्क वर्नेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो आधे घंटे तक तो हो ही गई है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ वीडियो बनाते-बनाते, हालत ठीक नहीं है ना गाइस। तो माफ़ करना अगर वीडियो में कोई कमी होगी, तो मेरे को बस इतना है आपसे कि कमेंट में बता देना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और क्या चीज़ आप समझना चाहते हो, उसके लिए अलग से वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा साथ-साथ में। ऐसा नहीं करूँगा कि सारी वीडियो कोर्स के बाद वीडियोज़ बनाऊँगा ना, आप जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो वीडियो आपको पहले मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो मिलेगी। तो अब आ जाती है जो हमारी कॉमन नेटवर्क की और सिस्टम की वर्नेबिलिटीज़ होती हैं।
एक मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है? और दूसरी होती है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और तीसरी वीक ऑथेंटिकेशन। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है कि हमारा कोई भी पोर्ट है, ठीक है? हमारा पोर्ट एक्सपोज़ हो गया, सर्विस की उसकी अननेसेसरी सर्विस एक्सपोज़ हो गई है। समझ लो कि ये पॉसिबल तब होता है जब हमारा सिस्टम हैक्ड हुआ हो। हमें किसी हैकर ने हैक किया हो ना, तो हमारे वो पोर्ट्स ओपन कर देगा, उसमें बैकडोर्स लगा देगा, वो कभी भी आके हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते रहे, हमारी जानकारी अपने पास जमा करते रहे, ठीक है? तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, वो अ, अनचेंज रह जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपनी कोई डायरी बनाई, ठीक है? अपनी डायरी में आपने कोई पासवर्ड स्टोर किया, बट आपने उस पासवर्ड को अपडेट नहीं किया, वही रहने दिया। अब डे टू डे टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती रहेगी, ठीक है? जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें अपने पासवर्ड को भी डेवलप करना पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है कि कोई हैकर उसे हैक ना करे। बट हम लॉन्ग टाइम से चेंज नहीं करते, ठीक है? हम अनचेंज रहने देते हैं, तो वो भी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, वो एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है हमारी। कि कोई भी हैकर उस पासवर्ड का यूज़ करके हमें हैक कर सकता है, ठीक है? हम एक्सेसिव परमिशन फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को हम किसी भी फाइल और डायरेक्टरीज़ को फालतू की परमिशंस दे रहे हैं ना, तो उससे भी हमारा सिस्टम के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें फालतू की परमिशन किसी भी फाइल को नहीं देनी चाहिए। अब आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में यही है कि अपना सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखो, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि अपना विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखो कि हैकर्स हैक ना कर पाएँ, ठीक है? ऐसे तो विंडोज़ भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी तो है नहीं। अभी रिसेंटली 3 या 4 वीक पहले विंडोज़ का आई थिंक विंडोज़ का सर्वर हैक हुआ था और इसमें प्लेन टेक्स्ट में 140 मिलियन प्लेन टेक्स्ट में डाटा लीक हुए थे। आई थिंक न्यूज़ न्यूज़ आई थी, तो 140 वो भी प्लेन टेक्स्ट में कितनों के पासवर्ड गए, क्या पता मेरा भी पासवर्ड चला गया उसमें। तो इसलिए सिक्योरिटी ज़रूरी है, अपने पासवर्ड चेंजेस करते रहने चाहिए फॉर अ हैकर। नॉर्मल इंडिविजुअल को भी वैसे करने चाहिए अगर उसे हैक नहीं होना तो। वीक ऑथेंटिकेशन मतलब हम सिंपल से पासवर्ड रखते हैं, जैसे पासवर्ड 1 2 3 जैसे 1 से लेकर 8 तक हमने सिंपल सा पासवर्ड रख दिया, तो ये भी हमारी एक वल्नरेबिलिटी होगी, हमारी कमज़ोरी होगी कि जिसका कोई भी हैकर फ़ायदा उठा सकता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको फेसेस ऑफ हैकिंग समझाने वाला हूँ। यहाँ एथिकल हैकिंग के 5 फेसेस होते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो फेसेस क्या कहते हैं 6 होते थे, बट उन 6 को हटा के अब 5 फेसेस रह चुके हैं। पहला फेस होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। समझ लो आपको गूगल को हैक करना है, तो आप उसकी फेसबुक आईडी से या उसके इंस्टाग्राम में चेक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि इसका इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या होता है, क्या नहीं, कितने दिन तक वैलिड है, क्या सर्वर है, क्या इसका क्या चीज़ है, वो चीज़ हम रेजोनेंस में आती है, ठीक है? और फिर आती है हमारी स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम स्कैन करते हैं कि उसके कौन से पोर्ट्स ओपन हैं या क्लोज़ हैं, ठीक है? फिर हमारा आता है गेनिंग एक्सेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस। गेनिंग एक्सेस में हम कहते हैं हम उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूँढते हैं और उसके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है? वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ के सिस्टम के अंदर एंटर कर गए। फिर उसके बाद हम करते हैं एक्सेस को मेंटेन रखते हैं। अब इसमें हम ये करते हैं कि हम अपनी कोई भी सर्विस में छोड़ देते हैं कि उस यूज़र को पता ना लगे कि हम उसके सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। अंदर तक हम उसके सिस्टम के अंदर तक घुसे हैं, यूज़र को पता ना लगे, बट हमने एक्सेस मेंटेन करके रखा है। फिर उसके बाद होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स का मतलब होता है कि जब हम उस हैकर के सिस्टम को छोड़ते हैं, हमने किसी के सिस्टम को हैक करके छोड़ा है, तो उसके बाद हमने ट्रैक्स क्लियर कर दिए कि हमने अपना एविडेंस छुपा दिया। हमने ये चीज़ छुपा दी कि हमने उस सिस्टम के अंदर घुसे थे, ठीक है? यही 5 चीज़ों के अंदर हमारी एथिकल हैकिंग बेस्ड है। अब मैं इनकी थोड़ी डेफिनिशंस तो आपको बता देता हूँ। रेजोनेंस का होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग ऑनसेंट। ऑनसेंट क्या होता है कि ओपन सोर्स टूल है जिसकी तरफ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है? फिर स्कैनिंग होता है यूजिंग एनमैप का हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए ज़्यादातर तो, क्योंकि एनमैप सबसे बेस्ट टूल है स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए। फिर गेनिंग एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़, इसके लिए हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अ, मेंटेनिंग एंड कवरिंग मतलब मेंटेनिंग एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। ये कवरिंग गलती से मिसटाइप हो गया था मेरे से, तो मैं सीधा बोलता हूँ मेंटेनिंग एंड कवरिंग मतलब हम उसे मेंटेन भी रखते हैं और फिर उसमें उसको हम अपना सब कुछ क्लियर करके फंडा क्लियर करके साफ-सफाई करके निकल जाते हैं सिस्टम से बाहर। अब फाइल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे और इसका प्रैक्टिकल अभी आ गया। तो आई थिंक वीडियो अब 1 घंटे की तो बननी जाएगी। तो फाइल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पहला है परमिशन। इसमें एक आर है रीड, डब्ल्यू है राइट और एक्स है एग्जीक्यूट। तो हमें
किसी को भी अगर हमें कभी भी अपनी फ़ाइल को सिक्योर रखना है, अपनी ऑफ़िस की फ़ाइल्स होगी या ऑनलाइन डाटा हो गया, अगर उसको सिक्योर रखना है, तो उसके लिए हमें परमिशन सेट करनी पड़ती है कि अगर ये बंदा इस फ़ाइल को एक्सेस कर रहा है, तो उसके पास रीड या राइट या एग्ज़ीक्यूट में से कौन-सी परमिशन होनी चाहिए। इसके लिए अलग-अलग एन्क्रिप्शन भी यूज़ होते हैं, ठीक है? वो मैं आपको दिखाऊँगा लिनक्स में। जब हम लिनक्स करेंगे मैं तब आपको ये समझाऊँगा। तब तक आप इतना समझो कि रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी को परमिशन देते हो, ठीक है? कि वो आप किसी चीज़ों को रीड कर सकता है, ठीक है? रीड करने के बाद उसको राइट भी कर सकता है और एग्ज़ीक्यूट भी कर सकता है। समझ लो आपके ऑफ़िस के एक एम्प्लॉयी है, आप सीईओ हो, ठीक है? आपने एक फ़ाइल बनाई, आप उसे पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपने वो फ़ाइल आगे एम्प्लॉयी को भेजी। अब आप नहीं चाहोगे कि वो एम्प्लॉयी ओवरराइट करे, ठीक है? आप चाहोगे कि वो सिर्फ़ रीड करे या उसको एग्ज़ीक्यूट करे। तो उसके लिए आप रीड और एग्ज़ीक्यूट की परमिशन दे दोगे। बट अगर आप चाहते हो कि वो रीड एंड राइट भी कर ले, तो आप रीड एंड राइट की परमिशन दे दोगे। और अगर आप ये चाहते हो कि वो सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करे, ना ही उसे पढ़े, ना उसे राइट करे, ठीक है? वो सिर्फ़ उसके एग्ज़ीक्यूट ही करे अपने काम के लिए, तो आप ये परमिशन भी इस हिसाब से सेट कर सकते हो। मेनली इसका ये होता है कि तुम मालिक हो, तुम जैसा मर्ज़ी उसे परमिशन दे सकते हो कि फ़ाइल को तुम इस तरह से यूज़ करोगे, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। फिर दूसरी चीज़ आती है ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होता है कि आप फ़ाइल को खुद हैंडल करते हो, आप उसके मालिक हो। फिर मतलब ये परमिशन का ही हिसाब आ जाता है, परमिशन जिस जिस हिसाब से आपके एम्प्लॉइज़ को आपने परमिशन बाँटनी है, तो उस हिसाब से आता है। ओनरशिप में आता है कि एक यूज़र है, वो अपना ग्रुप बनाता है, पर ग्रुप में जो फ़ाइल का जो असली मालिक है, वो तो यूज़र ही रहेगा ना, जो असली ओनर है उसका। ग्रुप में वो शेयर करेगा, ग्रुप वाले सिर्फ़ पढ़ सकते हैं, ग्रुप वाले इसमें चेंज नहीं कर सकते, मालिक तो वही रहेगा। दूसरे होते हैं एन्क्रिप्शन, हम लगा सकते हैं। एन्क्रिप्शन जैसे कि हम उसको ज़िप फ़ाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एन्क्रिप्ट लग जाएगी, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? और सिक्योर डिलीशन, अगर आप डिलीट करते हो तो उसे कोई भी रिकवर करके ओवरराइट ना कर पाए आपके डाटा को, अपने लिए यूज़ ना कर पाए। तो इसके लिए एक कमांड यूज़ होती है, शेयर्ड हाइफ़न यू फाइल डॉट टीएक्सटी। जैसे मैंने विंडोज़ की कमांड लाइन में आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि पिंग कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, कमांड लाइन बेस्ड क्या कहते हैं, कमांड लाइन बेस्ड एक कमांड है। इसको हम लिनक्स में यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ अभी आपको एक डेमो बताता हूँ कि अब आपको डेमो बताएँगा, प्रैक्टिकल बताते हैं कि एक फ़ाइल को ज़िप फ़ाइल विद पासवर्ड्स कैसे करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में, ठीक है? जैसे अब मेरी ये फ़ोटो है, ठीक है? इस फ़ोटो को अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके सामने इसको ज़िप फ़ाइल में कन्वर्ट करता हूँ। और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 ज़िप से मैं करता हूँ उसको ज़िप फ़ाइल में कन्वर्ट, ठीक है? क्योंकि वो सबसे ईज़ी वे है। एंड ओके, अब मैं इसमें कंप्रेस पे दबाता हूँ, तो ये तो बिना पासवर्ड के कंप्रेस हो गई, सॉरी गाइस, मैं दोबारा करता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम करते हैं ना, तो हमें ही कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है। ऐड टू आर्चिव, हाँ, तो ऐड टू आर्चिव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ज़िप फ़ाइल का फ़ॉर्मेट क्या करें, 7s रखें, डॉट ज़िप रखें या डॉट क्या रखें, मैटर नहीं करता। अब हम अगर समझ लो अगर मैंने इसमें वही पासवर्ड लगाया 1 2 3 4 और मैंने दोबारा पासवर्ड किया 1 2 3 4 और इसके बाद कौन-सा एल्गोरिदम लगे, एईएस लगे या एन्क्रिप्शन, ये एन्क्रिप्शन के एल्गोरिदम होते हैं। इनके बारे में मैं आपको क्रिप्टोग्राफ़ी का जब लेक्चर लूँगा इसमें 20 डेज़ में मैं आपको थोड़ी क्रिप्टोग्राफ़ी के बेसिक्स समझाऊँगा ना जब, तब आपको इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़ाया किए बिना। मैंने इसके पासवर्ड सेट कर दिए, ठीक है? शो पासवर्ड देख लो 1 2 3 4 ही है। बट अगर आप इसको नहीं करते तो आपको पासवर्ड और री-एंटर पासवर्ड रखना पड़ता है, ठीक है? ये हमने इसलिए रखा कि कोई हमारे हमारे अलावा हमारे पासवर्ड के अलावा इस फ़ाइल को एक्सेस ना कर पाए। तो मैंने इस पे ओके कर दिया, तो हमारी ये ऊपर ऊपर फ़ाइल बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है? अब हम इमेज पे जाएँगे, इमेज एक्सेस हो गई, समझ गए? ये इमेज तो एक्सेस हो गई, बट शायद हमने गलत फ़ाइल में चला गए। जस्ट देखता हूँ मैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है गाइस? हाँ, ये रही, सॉरी मैंने गलती से गलत फ़ाइल पे क्लिक कर रहा था, ये ऊपर वाली फ़ाइल है। तो जब आप देखते हो आप इस आपने वैसे ही डबल क्लिक किया, अंदर चले गए। अब जब आप इमेज खोलने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आएगा विंडोज़ कैन नॉट कंप्लीट द एक्सट्रैक्शन, डेस्टिनेशन हार्ड कुड नॉट बी क्रिएटेड, एरर आ गया 0 इंटू दिस इज़ बिकॉज़ ये एरर क्यों आया अब हमें?
क्योंकि ये डिक्रिप्ट नहीं हो रही, ये पासवर्ड से हमने इनक्रिप्टेड किया। अब अगर हमें इसे डिक्रिप्ट करना है, ठीक है, तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? जैसे हमने अभी किया, हम इसे ओपन एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब हम अपना पासवर्ड देंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमने पासवर्ड दिया और फिर हाँ यस टू ऑल, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारी ये फाइल खुल जाएगी। बट शायद अभी नहीं खुली, फिर से वही एरर आ रहा है। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। वेट, मैं दोबारा करता हूँ। ओपन आर्चिव करनी थी, सॉरी गाइस। अब ये पासवर्ड मांगेगी, और पासवर्ड करेंगे। तो ये देखो गाइस, हमारी पिक्चर हमने देख ली, जो भी हमने पिक्चर को इनक्रिप्ट किया था। तो यही एक प्रोसेस होता है, ये प्रैक्टिकल डेमो बताया मैंने आपको गाइस। यहाँ से आप प्रैक्टिकली अपनी फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं विद पासवर्ड। ये इनक्रिप्शन का मैंने एक छोटा सा डेमो बता दिया है कि किस तरह से हम अपनी फाइल सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पासवर्ड लगा के भी सिक्योर की जा सकती है। अगर हम चाहें तो इनक्रिप्शन लगा के भी सिक्योर कर सकते हैं। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि अगर किसी बंदे के पास वो फाइल पहुंची, अगर उसे डिक्रिप्ट करना नहीं आता, तो वो फॉर्मेट इनक्रिप्ट हो जाएगा, उसे असली फॉर्मेट फाइल का कभी पता लग नहीं पाएगा। ठीक है, और मैं आपको 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देता हूँ कि हम फाइल सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं। पहले अपडेट एंड पैच रेगुलरली। ठीक है, हम उसे अपडेट करेंगे और पैच करेंगे रेगुलरली। पैच का मतलब क्या होता है कि उसे जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि हम उस फॉर्मेट में करेंगे, हम अलग-अलग फॉर्मेट में उसे करते रहेंगे, इसे चेंज करते रहेंगे, उसमें इंक्रिप्शंस लगाते रहेंगे, वो भी डेली। और अपडेट का मतलब उसमें अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहेंगे, जिससे कोई भी हैकर अगर हैक करे तो उसे इन्फॉर्मेशन का असली चीज़ पता लग ना पाए। फिर हमें बैकअप इम्पोर्ट फाइल्स, जो हमने फाइल थी ना, समझ लो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब एक फाइल बनाई है, उसमें मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने उसे डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरी फाइल बनाई, उसमें फिर मैंने उसे फिर डिलीट कर दिया। बट अगर मैं उन्हें बैकअप लेता हूँ, ठीक है, बैकअप लेने के बाद जो होती है, क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आपने एक पेन ड्राइव में कोई डाटा रखा है, अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा ना, वो आपका डाटा आराम से हाथ में ले आएगा, आराम से आपका डाटा वो एग्जीक्यूट कर लेगा, अगर आपने कुछ डिलीट भी किया होगा। पर अगर आपने 3-4 बार उस पेन ड्राइव को फुल फॉर्मेट मारा होगा, 3 या 4 या 5 बार, तब आपका डाटा लाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह अगर हमें कुछ डिलीट करना है ना, तो उसे 3-4 बार फॉर्मेट करके बैकअप लाके 3-4 बार फॉर्मेट करेंगे ना, तो हमारी वो फाइल किसी को नहीं मिल पाएगी, तो हमारी वो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आगे इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा, जो हमारा सेंसिटिव डाटा उसे इनक्रिप्ट करना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मॉनिटर फॉर अनयूजुअल एक्टिविटी, हमें मॉनिटर करते रहना कि हमारे नेटवर्क में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। समझ लो आप फ़ोन चला रहे हो, अगर आपका आपने सारे ऐप्स बंद कर रखे हैं, फिर भी आपका इंटरनेट जो है वो बेफ़ालतू में चले जा रहा है अनयूजुअली। ठीक है, अगर चल रहा है तो उसका मतलब आपका फ़ोन किसी ने हैक ज़रूर करके रखा है, आपकी इन्फॉर्मेशन कोई अपने फ़ोन में एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, या आप पे कोई मॉनिटर कर रहा है, बस ऐसा होता है। और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज का इसका मतलब मैं आपको बताऊँगा लिनक्स के बाद बताऊँगा कि ये चीज़ें जो मैंने अब ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये लिनक्स के बेस के ऊपर है। क्योंकि अभी हम लिनक्स नहीं कर रहे, मैंने अभी आपको लिनक्स का कुछ भी नहीं बताया। मैं डी5 की वीडियो में आपको बताऊँगा कि लिनक्स क्या होता है, ये डी4 की वीडियो है। तो जब लिनक्स बताऊँगा तब मैं आपको इन 6 चीज़ों को अच्छे से समझाऊँगा। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बस ये याद रखना, ज़िप फाइल करोगे तो पासवर्ड कोई ऐसा रख लेना कि कोई ओपन ना कर पाए। तो थोड़ी-सी समरी करते हैं, हमने आज क्या सीखा? हमने नेटवर्क देखा, वल्नरेबिलिटीज़ देखा और हैकर्स वर्क कैसे करते हैं, मतलब 5 फेसेस ऑफ हैकिंग्स देखे हमने। और हमने एसेंशियल सिक्योरिटी स्किल्स देखी हैं, जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और हमने ये प कमांड का प्रैक्टिकल मैंने आपको नहीं कराया, तो इसे भूल जाना गाइज़, क्योंकि ये लिनक्स में कराएँगे, क्योंकि लिनक्स में आपको कमांड का प्रैक्टिकल कराऊँगा। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा लिनक्स को और वीएमवेयर को सेटअप कैसे करते हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे वर्चुअल बॉक्स में सेटअप करना बताना चाहिए या वीएमवेयर में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिनक्स को कैसे यूज़ करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को वर्चुअल बॉक्स में बताना चाहिए या वीएमवेयर में, क्योंकि दोनों ही अपनी-अपनी ख़ासियत रखते हैं। वर्चुअल बॉक्स लाइट वेट है, वीएमवेयर भी लाइट वेट है, बट वीएमवेयर थोड़ा फ़ास्ट है, वर्चुअल बॉक्स थोड़ा स्लो है। तो बट दोनों में आराम से हैकिंग हो ही जाएगी, जो 28 डेज़ में हम थोड़ी बहुत करेंगे ना, वो आराम से दोनों में हो जाएगी। तो आप मेरे को बता देना कि हमने कौन-सी करनी है। तो उसके लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर वीडियो देख रहे हो।
और मेहनत इतनी लगी है तो प्लीज़ मेहनत का थोड़ा-सा कर ही देना गाइज़, एफर्ट लगा देना मेरे लिए। बाकी आपका भाई आपकी वीडियोज़ लाता रहेगा कंटिन्यू। अभी थोड़ा बीमार हूँ तो इसलिए थोड़ी वीडियोज़ डे-डे करके लेट आ रही हैं। बट एट अ पॉइंट वीडियोज़ ज़रूर आएँगी, ये मत सोचना कि वीडियो नहीं आने वाली। ओके गाइज़, टेक केयर और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना जब हम लिनक्स कराएँगे, क्योंकि आप अगर आपने ये सेक्शन मिस कर दिया ना थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, लिनक्स में हम आराम से कवर करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होगा। ओके गाइज़, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।